नमस्कार, मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे मध्य पूर्व से जुड़ी 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच 4 साल पुराना युद्ध विराम टूटता दिखाई दे रहा है और दोनों पक्षों के बीच फिर से मिसाइल हमले शुरू हो गए हैं। दूसरी खबर, इजराइल ने वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियां बसाने के लिए अरबों शेकल के बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। और तीसरी बड़ी खबर, अरब सागर और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में एक रासायनिक टैंकर में रहस्यमय विस्फोट के बाद आग लग गई, जबकि 2 तेल टैंकरों पर कथित मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई हैं। इन खबरों ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एक नई चिंता पैदा कर दी है। आइए अब एक एक करके जानते हैं इन सभी बड़ी खबरों की पूरी जानकारी। यमन में 4 वर्षों से जारी अपेक्षाकृत शांत स्थिति अब एक बार फिर टूटती हुई दिखाई दे रही है। सोमवार को यमन के हूती आंदोलन और सऊदी अरब के बीच तनाव अचानक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जब हूतियों ने दावा ये किया कि सऊदी अरब ने उनके नियंत्रण वाली राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब की सीमा की ओर कई मिसाइलें दागने का दावा किया है, जिससे पूरे सऊदी में फिर से बड़े सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने पुष्टि की है कि दक्षिणी क्षेत्र की ओर दागी गई हूती मिसाइलों को उसकी वायु रक्षा प्रणाली यानी आयरन डोम ने इंटरसेप्टेड कर दिया हवा में ही। गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादी हूती मिलिशिया द्वारा सऊदी अरब के दक्षिणी क्षेत्र को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सभी मिसाइलों को समय रहते इंटरसेप्टेड कर दिया गया है और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। दूसरी ओर हूती सैन्य प्रवक्ता यहया सरी ने कहा कि उनकी सेना ने सऊदी अरब के अहबा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। अहबा सऊदी अरब के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र असीर की राजधानी है और गर्मियों के मौसम में बड़ी संख्या में लोग यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। हूतियों का कहना है कि ये हमला सना हवाई अड्डे पर हुए कथित सऊदी हवाई हमलों का जवाब था। आपको बताते चलें कि मार्च 2022 में दोनों पक्षों के बीच एक अनौपचारिक युद्ध विराम लागू होने के बाद ये पहली बार है जब हूतियों ने खुलकर सऊदी अरब के भीतर किसी बड़े लक्ष्य पर मिसाइल हमला करने का दावा किया है। वर्ष 2022 से पहले हूती कई बार सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों और ऊर्जा ढांचों पर ड्रोन तथा मिसाइल हमले कर चुके थे, लेकिन युद्ध के बाद सीमा पर हिंसा में काफी कमी आई है। अब इस नए घटनाक्रम ने इस 4 वर्ष पुराने संघर्ष विराम को गंभीर चुनौती दे दी है। सोमवार की शुरुआत में हूती प्रशासन ने यह आरोप लगाया था कि सऊदी समर्थित यमनी सरकारी बलों ने सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए हैं, जिससे रनवे को काफी नुकसान पहुंचा है। हूतियों ने इन हमलों को यमन की सार्वभौमता के खिलाफ खुली आक्रामक कार्रवाई बताते हुए कहा है कि अब तक चली आ रही तनाव कम करने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और वे हर हमले का जवाब देंगे। हूती नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को भी चेतावनी दे दी है कि जब तक सना हवाई अड्डे की घेराबंदी समाप्त नहीं होती, तब तक वे सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, नहीं तो सुरक्षा जोखिम और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी ओर यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार, जिसे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है, उसने दावा ये किया है कि सना हवाई अड्डे पर किया गया हमला एक विशेष उद्देश्य के तहत किया गया था। यमनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्हें जानकारी मिली थी कि ईरान का एक विमान सना हवाई अड्डे पर उतरने वाला है, जो यमन की सार्वभौमता का उल्लंघन कर रहा है। मंत्रालय का कहना है कि इसी कारण रनवे को निशाना बनाया गया था ताकि विमान वहां उतर न सके। सरकार ने यह भी कहा कि यमन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले किसी भी विमान के खिलाफ सभी उपलब्ध साधनों से कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे घटनाक्रम के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि बाद में यमनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित ईरानी विमान अंततः हूती नियंत्रण वाले ओहदेदार हवाई अड्डे पर उतर गया है। ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस विमान को रोकने के लिए कोई अतिरिक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
वहीं इसी बीच यमन सरकार के एक मंत्री ने आरोप लगाया कि हूथियों ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी ICRC के एक विमान को भी सना हवाई अड्डे पर रोक रखा है। हालांकि ICRC के मध्य पूर्व प्रवक्ता हाशिम असरान ने पुष्टि की है कि संगठन के सभी कर्मचारी और विमान का चालक दल बिल्कुल सेफ है, लेकिन उन्होंने इससे पहले दक्षिणी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हाल के दिनों में ICRC के मध्यस्थता में हूथी और यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के बीच कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ था और वो विफल हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया, जिससे पहले से मौजूद अविश्वास और अधिक गहरा हो गया है। जानकारों का मानना यह है कि ये असफल समझौता भी मौजूदा सैन्य तनाव बढ़ाने के लिए एक बड़ी वजह बन सकता है। यमन पिछले एक दशक से भी अधिक समय से गृहयुद्ध की मार झेल रहा है। वर्ष 2014 में हूथी विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को देश के दक्षिणी हिस्से में स्थानांतरित होना पड़ा। वर्ष 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूथियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें कई अरब देशों ने भाग लिया। इस युद्ध ने यमन को दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में बदल दिया। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों नागरिकों की जान चली गई और भोजन, दवा तथा स्वच्छ पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं का गंभीर संकट पैदा हो गया। पिछले कुछ वर्षों में संघर्ष की तीव्रता कम होने लगी थी और मार्च 2022 के युद्ध विराम के बाद उम्मीद थोड़ी जगी थी कि स्थायी शांति की दिशा में प्रगति हो सकती है। हालांकि इजराइल गजा युद्ध के दौरान लाल सागर में जहाजों पर किए गए हमलों और क्षेत्रीय तनाव ने हालात फिर से जटिल कर दिए हैं। यदि सऊदी अरब और हूथियों के बीच ये नया सैन्य टकराव लगातार और ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर केवल यमन तक सीमित नहीं रहेगा। रेड सी के समुद्री व्यापार, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर आक्रामक कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि क्या ये घटना केवल सीमित जवाबी कार्रवाई तक सीमित रह सकती है या फिर यमन और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से शांत पड़ा संघर्ष एक बार फिर बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियां यानी सेटलमेंट स्थापित करने के लिए लगभग 1.3 अरब शेकल यानी करीब 434 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले की जानकारी इजराइल के दक्षिणपंथी मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने दी है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लंबे समय से इस क्षेत्र में नई बस्तियों के विस्तार का विरोध करता रहा है। बेजलेल स्मोट्रिच ने इस फैसले को इजराइल के लिए एक ऐतिहासिक दिन और जश्न का दिन बताया है। उसने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का धन्यवाद करते हुए कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यहूदी बस्तियों का विस्तार लगातार जारी रहे। स्मोट्रिच का कहना है कि इस योजना से इजराइल की सुरक्षा और मजबूत होगी तथा वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी देश की स्थापना की संभावना को कमजोर किया जा सकता है और उसमें मदद मिलेगी। उन्होंने अपने बयान में वेस्ट बैंक के लिए बाइबल में इस्तेमाल होने वाले नाम जुदेआ और सामरिया का प्रयोग करते हुए कहा कि इजराइल अपने ऐतिहासिक अधिकार को और मजबूत कर रहा है। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत केवल नई बस्तियां बसाने की का ही बजट नहीं बल्कि इन तक पहुंचने के लिए नई सड़कों के निर्माण पर भी लगभग 1.75 अरब शेकल अतिरिक्त खर्च आएगा। यदि ये योजना पूरी तरह लागू होती है तो स्मोट्रिच के 4 साल कार्यकाल के दौरान स्थापित की गई नई बस्तियों की कुल संख्या बढ़कर 103 हो जाएगी। पिछले महीने ही सरकार के मंत्रियों ने इस प्रस्ताव को सुरक्षा कैबिनेट के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया था और अब इसे औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। हालांकि इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर आपत्तियां सामने आने लगी हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र, फिलिस्तीनी प्रशासन और दुनिया के अधिकांश देश वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानते हैं।
उनका कहना है कि इन बस्तियों का लगातार विस्तार दो राष्ट्र समाधान यानी इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने की संभावना को कमजोर कर रहा है और शांति प्रक्रिया के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। दूसरी ओर इजराइल इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता। इजरायली सरकार का कहना है कि वेस्ट बैंक एक विवादित क्षेत्र है, न कि किसी दूसरे सपुब्र देश का हिस्सा, और यहूदी समुदाय का इस भूमि से हजारों वर्षों पुराना ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध रहा है। इसी आधार पर इजराइल वहां बस्तियों के निर्माण को वैध मानता है। आंकड़ों के अनुसार इस समय वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में लगभग 7 लाख इजरायली सेटलर्स रहते हैं, जबकि इसी क्षेत्र में करीब 27 लाख फिलिस्तीनी आबादी निवास करती है। पिछले कुछ महीनों में फिलिस्तीनियों और उनकी संपत्तियों पर सेटलर्स द्वारा हिंसा और हमलों की घटनाओं में भी बढ़ोतरी की रिपोर्ट सामने आई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये फैसला आगामी 27 अक्टूबर को होने वाले इजराइल के संसदीय चुनावों से पहले भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त मंत्री बेजलाल स्मोट्रिच लंबे समय से फिलिस्तीनी देश की स्थापना के विरोध कर रहा है और उसकी धार्मिक ज़ायोनिस्ट पार्टी को वेस्ट बैंक की बस्तियों में रहने वाले मतदाताओं का व्यापक समर्थन प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर जनमत सर्वेक्षण संकेत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आगामी चुनावों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अरब सागर और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के आसपास समुद्री सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर घटनाक्रम सामने आया है। मंगलवार तड़के ओमान की तट के पास अरब सागर में सफर कर रहे रासायनिक टैंकर स्टॉल्ट मैग्नीशियम में अचानक भीषण आग लग गई। जहाज का संचालन करने वाली नॉर्वे की शिपिंग कंपनी स्टॉल्ट टैंकर्स ने दावा किया कि आग जहाज के बाहर किसी अज्ञात विस्फोटक उपकरण के धमाके के बाद लगी है। कंपनी के अनुसार घटना स्थानीय समयानुसार रात लगभग 12:40 पर हुई, जब जहाज ओमान के कालहाट तट से उत्तर पूर्व दिशा में समुद्र में आगे बढ़ रहा था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जहाज के बाहरी हिस्से पर किसी अज्ञात वस्तु से विस्फोट हुआ, जिसके बाद इंजन रूप में आग लग गई। घटना के तुरंत बाद चालक दल ने आपातकालीन कार्रवाई शुरू की और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कंपनी ने बताया कि जहाज पर मौजूद सभी नाविक सेफ हैं और किसी के इसमें हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं मिली। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारण की जांच जारी है और ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि विस्फोट किस प्रकार के उपकरण से हुआ है। उधर ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेएमटीओ ने भी ओमान के कालहाट से लगभग 40 समुद्री मील उत्तर पूर्व में एक समुद्री सुरक्षा घटना की पुष्टि की है। उपलब्ध जहाजी ट्रैकिंग आंकड़ों के अनुसार यही स्थान स्टॉल्ट मैग्नीशियम टैंकर की स्थिति से मेल खाता है। इस घटना ने एक बार फिर अरब सागर और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के आसपास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हाल के दिनों में इस क्षेत्र में कई जहाज़ों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं। इसी बीच एक और गंभीर घटना की भी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के 2 विशाल कच्चे तेल के टैंकर मोम्बसा बी और अल बुहवा स्ट्रेट हार्मूज से गुजरते समय कथित तौर पर ईरानी क्रूज मिसाइलों की चपेट में आ गए। इन हमलों में दोनों जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में जहाज के चालक दल के एक सदस्य की मौत भी हो गई, जबकि कई हिस्सों को गंभीर क्षति पहुंची है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है और संबंधित पक्षों की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।